अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक सेक्शन का। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हमने ऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट किया था। तो ऑर्गेनिक पार्ट का हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। वही चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट में बैकग्राउंड पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो कैसे डेवलप हुई, किस तरह से, क्या कुछ हुआ। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, फिर न्यू कॉन्सेप्ट क्या था, और अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे कैसे हासिल किया जाता है, कौन कौन सी सोर्सेज है जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले टू मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने पहले इसको स्केमेटिकली पढ़ना है, यानी इसको इस तरह से हमने डायग्रामेटिकली पढ़ना है, उसके बाद हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली क्या है? देखिए, टू मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेन सोर्सेज हैं। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ऑब्टेन करना है, हासिल करना है किसी भी चीज़ से, तो उसके नेचर में दो सोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? एक लिविंग बींग्स और एक नॉन लिविंग बींग्स। वही वाली जो हमारे पास पुराना कॉन्सेप्ट था कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, बट जो आगे वाली बात थी वो डिफरेंट है। लिविंग बींग्स में पता है दो जानदार आते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। और नॉन लिविंग बींग्स में कौन से आते हैं? मिनरल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेन सोर्सेज हैं, एक लिविंग बींग्स और एक नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स और नॉन लिविंग बींग्स में मिनरल्स। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, हमने वो पढ़ना है। और मिनरल्स यानी कि नॉन लिविंग कंपाउंड से हम, नॉन लिविंग थिंग्स से हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, हमने वो पढ़ना है। हमने क्या पढ़नी है? सोर्सेज पढ़नी है। ठीक है, किसकी पढ़नी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज पढ़नी है। तो देखिए, प्लांट्स हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, ऑयल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? जितनी भी स्वीट चीज़ें होती हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में आती हैं। ठीक है, ये एनर्जी एनर्जी देने वाले कंपाउंड्स हैं। भी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जैसे वीट, ठीक है, मेज़, राइस, मकई, गंदम वगैरह, तो ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स हैं। तो प्लांट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो ये आगे उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी हैं, फिलहाल कुछ ही नाम यहाँ पे मेंशन है। फिर प्रोटीन, प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड है। ठीक है, ये हमें किस किस चीज़ से मिलता है? पल्सेस, बीन्स वगैरह, फली वगैरह, दालें वगैरह, इन सब से। वाइटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी हमें प्लांट से मिल रहे होते हैं। लाइक एप्पल्स वाइटामिन मिलते हैं, इसके अंदर भी वाइटामिन होते हैं। ऑरेंज वाइटामिन होते हैं, और भी चीज़ों में होते हैं। थर्ड, ऑयल। ऑयल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किस किस चीज़ से मिलता है? तो वही प्लांट्स के बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे स्टेम, बहुत सारी रूट्स कुछ ऐसी होती हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर से भी। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें ऑयल दे, जिनसे हम, जिनकी कुछ पार्ट से हम ऑयल निकालते हैं, ऑयल हासिल करते हैं। तो ये भी क्या है? ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लाइक सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट्स की सोर्सेज से मिल रहे हैं। एनिमल्स हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं? तो देखिए, फैट्स, फैट्स ऑयल्स, ऑयली चीज़ें सारी, उसी में फैट्स, फैट्स ऑयली चीज़ों को ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये फैट्स और ऑयल हमें किस किस चीज़ से मिल रहा होता है? तो भाई मिल्क, मिल्क देने वाले कौन है? जानवर। ठीक है, बटर, मक्खन, चीज़ इसी से बनती है। तो ये सब भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन कहाँ कहाँ से मिलती है? तो भाई इन चीज़ों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं। प्रोटीन्स हमें किस किस से मिलता है? एग में प्रोटीन होता है, मटन में होता है, बीफ में होता है, फिश में होता है। ठीक है, तो ये सब भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनकी सोर्सेज हैं। अब आते हैं मिनरल्स के ऊपर, जो कि नॉन लिविंग सोर्स है। अब मिनरल तीन तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज हैं। कोल, कोयला, पेट्रोल, हर कोई जानता है, पेट्रोलियम। थर्ड, नेचुरल गैस, कुदरती गैस। ठीक है, अब कोल से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं फर्दर? तो कोल से कोल गैस बनती है, कोल तार बनता है, कोक बनता है। कैसे बनता है? जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। अब ये क्या है? हम आगे पढ़ते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम की भी जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है समझने की कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हम शुरू में पढ़ चुके हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो वही पेट्रोल जो है वो, पेट्रोल में मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, थर्ड, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बट क्या होता है? उनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डायग्रामेटिकली स्टडी कर लिया। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं।
देखिए भाई, हमारे पास जितने भी लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हम आपको हर लेक्चर में जो मेन पॉइंट है उसको कैच करना है, और साथ साथ मैं ये भी बताती रहूँगी कि कौन कौन से सवाल आपको लॉन्ग सेक्शन के लिए प्रिपेयर करने हैं और कौन से शॉर्ट सेक्शन के लिए। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी सोर्सेज है ना, इनका अपना सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन आता है। यानी कोल का अलग से क्वेश्चन आता है, सवाल पूछ लेते हैं भाई सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताइए, सबके नाम बताइए, और उसके बाद कोई एक प्रॉपरली डिस्क्राइब करें। तो उसमें कोल भी आ सकता है, उसमें पेट्रोलियम भी आ सकता है, उसमें नेचुरल गैस भी आ सकती है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर इट्सेल्फ ये खुद एक लॉन्ग टॉपिक से अलग अलग, सही है। अब हमने इन सबको वन बाय वन पढ़ना है। देखिए भाई, हमारे पास जो यहाँ पे हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिहाज से जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, वो हमें पढ़ने हैं ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें मिनरल से मिलते हैं, इन्हीं को पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है बैकग्राउंड में, कि अगर पेपर में उनका एमसीक्यूज आ जाता है या कुछ भी, तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, और इसके अलावा मिनरल्स हैं। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स में कौन कौन से हैं वो भी पता होने चाहिए, और फिर मिनरल्स में कौन कौन से हैं उनको भी पता होना चाहिए। मिनरल्स में कौन कौन से वो तो हमने पढ़ना है ब्रीफली, लेकिन इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप इनको डिटेल में ना भी याद करें तो एटलीस्ट आप इसको डायग्रामेटिकली आपको याद होना चाहिए। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो ये तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी है, मैंने इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो तीनों सोर्सेज है ना, ये तीनों जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत रिच होती हैं। इससे मुराद अमीर नहीं है, इससे मुराद है कि इन सबसे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। एंड दीज आर फॉर्म बाय द लॉन्ग टाइम पीरियड बिलो द अर्थ क्रस्ट। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं हमारे पास जब लिविंग बॉडीज़ यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़मीन में पड़े रहते हैं एक लंबे अरसे तक के लिए, तो उनकी होती है डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ जो टेम्परेचर होता है हमारे अर्थ का, उसकी वजह से, तपिश की वजह से, धूप की वजह से, और इसके अलावा जो हमारे ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वो भी उस पर उन्हें खाते हैं और अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं और उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। जो भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, कुछ भी है, तो वो जब लंबे अरसे तक के लिए कोई भी लिविंग बॉडी ज़ेरे ज़मीन पड़ी रहती है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, यानी माइक्रोब्स भी उनको खाते हैं और अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। और इसके अलावा जो ज़मीन का टेम्परेचर होता है और ऊपर से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है, तो तपिश होती है, उन सब की वजह से जब वो रिमेन्स यानी बाकियात बोलते हैं, तो लिविंग बॉडीज़ की जो बाकियात होती हैं ज़ेर ज़मीन, और वो एक लंबे अरसे तक के लिए ज़ेर ज़मीन पड़ी रहें, तो ऊपर के टेम्परेचर की वजह से और माइक्रोब्स की वजह से वो एक ब्लैक कलर के इंतहाई काले स्याह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसी से फिर हमारे पास ये तमाम चीज़ें बनती हैं। और वह काला स्याह लिक्विड हमारा क्रूड ऑयल कहलाता है बेसिकली। तो उसी क्रूड ऑयल के ज़रिए फिर ये तमाम चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का ज़रिया है। इन्हीं से हम फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो मैंने यहाँ सारी कहानी यही लिखी हुई है। और जितने भी जो लिविंग बॉडीज़ की जो बाकियात होती हैं ना, जो लंबे अरसे तक के लिए ज़मीन में पड़ी रहें, उन्हीं को फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली किसे कहते हैं? जो पुराने ज़माने के जो अरसा गुजर जाए, हज़ारों करोड़ों साल गुजर जाएँ, तो जो जानदारों की जो बाकियात होती हैं, कि उनकी फिर हड्डियाँ जो रह जाती हैं, फिर उनकी हड्डियों से उनको स्टडी किया जाता है कि भाई किसी ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ हुआ करती थी, ऐसे जानदार, जैसे डायनासोर की बात है, ठीक है। तो डायनासोर्स की हड्डियों से ही उनको आइडेंटिफाई किया गया कि भाई किसी ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे। तो हज़ारों सालों पुराने जो जानदारों के बाकियात होते हैं ना, उनकी जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो बेसिकली उन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के ही फर्दर गलने सड़ने की वजह से ही ये काले स्याह लिक्विड ज़ेर ज़मीन बनते रहते हैं, जिनसे हम फिर इन तमाम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही है? मैंने यहाँ पे तमाम बात यही लिखी हुई है, तो हमने इनको आगे सारा डिटेल में पढ़ना है कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है? कोल, यानी कि कोयला। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हमने वन बाय वन इन सबको पढ़ना है, क्योंकि इनका इट्सेल्फ पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो कोल का भी पूरा एक इट्सेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। कोल पे खुद एक अलग सवाल आता है, पेट्रोलियम पे अलग सवाल आता है, और नेचुरल गैस पे अलग सवाल आता है, ठीक है। तो भाई कोल क्या है, यानी कोयला कैसे बनता है ज़मीन में? इट इज़ फॉर्म बाय द रिमेन्स। पीछे मैंने भी आपको बताया डिटेल से कि बाकियात वगैरह जो ज़मीन में जानदारों की पाई जाती है ना, उन्हीं के गलने सड़ने की वजह से एक लंबे अरसे तक के लिए जब वो ज़ेर ज़मीन पड़ी रहती हैं, तो टेम्परेचर की वजह से, तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से और माइक्रोब्स की वजह से ये तमाम चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इट इज़ फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये कोयला कैसे बनता है? जब जो हमारे जानदार होते हैं, ख़ास तौर पर जो प्लांट्स या एनिमल्स, और प्लांट्स जो होते हैं या ट्रीज़ जो होती हैं,
कोयला जो है वो उनके बाक़ियात से बनता है जब प्लांट्स या ट्रीज़ जो हैं वो ज़ेर ज़मीन पड़े रहें, बरीड मतलब वही दफन रहें या ज़ेर ज़मीन चले जाएँ इनसाइड द अर्थ प्लस ज़मीन के अंदर, और उनको 500 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाए, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब इतना पीरियड गुजर जाता है ट्रीज़ के या प्लांट्स के ज़मीन में पड़े पड़े, तो फिर एक टाइम आता है जब वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये क्यों होता है, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, और माइक्रोब्स जब उसको खाते हैं तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है, और इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, तो कोयला इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर मज़ीद क्या बात लिखी है कि लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट होना बेसिकली इस प्रोसेस का भी नाम है। तो ये प्रोसेस जो मैंने अभी ऊपर बताया, जो हमारा अरसा लगता है, हज़ारों साल लगते हैं कोयला बनने में, तो ये जो कोयले का कन्वर्जन है ना, लकड़ी का कन्वर्जन है, जो ट्रीज़ या प्लांट्स का चेंज होना है कोयले के अंदर, इनका कन्वर्ट होना है ख़ास पीरियड के बाद, एक लंबे अरसे को गुजरने के बाद जो एक कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो इसी को मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये नेचुरल कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन है कि भाई ये कैसे होता है, ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो खाते हैं, और इसके अलावा और केमिकल रिएक्शंस होते हैं लकड़ियों के ऊपर, या जो प्लांट्स या ट्रीज़ का जो भी बाक़ियात होती हैं उनके ऊपर, यानी लकड़ियों के ऊपर जो उनका रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो लकड़ी क्या होती है, वो पहले कन्वर्ट होती है पीट के अंदर, डायरेक्ट कोयला नहीं बनता, पहले लकड़ी एक कन्वर्ट होती है एक और मिक्सचर के अंदर जो कि पीट कहलाता है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से पीट कन्वर्ट हो जाता है कोयले के अंदर, कोल के अंदर, और ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है इनसाइड द अर्थ, ज़ेर ज़मीन। ठीक है, तो कोयला इस तरह से बनता है। अब ये हमने पढ़ लिया कि भाई कोयला कैसे बनता है। अब हमने क्या पढ़ना है कि कोयला किस तरह से आगे जो है वो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, अब कोयले को द बाइटुमिनस भी कहा जाता है, और सॉफ्ट कोल जो कोयला होता है, वो सॉफ्ट कोयले की अगर हम बात करते हैं उसको बाइटुमिनस कोल भी कहा जाता है। ठीक है, द बाइटुमिनस यानी या सॉफ्ट कोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मिनरल्स में हमें जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलते हैं, सब में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो हम इन सबसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कोल से भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम, ये हमने पढ़ना है। कोल इज पास्ड ओवर अ प्रोसेस टू ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब कोल यानी कोयला जो बन गया उसको हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे फिर हम उससे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं या हासिल करते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। अभी ऊपर मैंने आपको कार्बोनाइजेशन बताया, तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे, अब हम ये कोयला कैसे तैयार करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, देखें डिस्ट्रक्टिव वही बात है, डिस्ट्रक्शन तबाही तोड़ फोड़ को बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं या कार्बोनाइजेशन करते हैं, जिससे फिर हमें कोयला मिलता है। अब वो कैसे होता है, देखो इस प्रोसेस में होता क्या है। जैसे मैंने आपको ऊपर नेचुरल कार्बोनाइजेशन समझाया ना, इस तरह भी हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन को समझते हैं कि वो क्या है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, तो इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोयला कैसे हासिल करते हैं हम, तो कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जैसे भी आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, आपको डायग्रामेटिकली भी इन चीज़ों को पढ़ना है और डिस्क्रिप्शन में भी मतलब डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, ताकि अगर शॉर्ट में आए तो आप इसको डायग्रामेटिकली भी बना सकें, और अगर आपसे लॉन्ग में पूछे तो आप इसको डिफाइन भी कर सको। देखो डायग्रामेटिकली भी देखते जाओ साथ साथ, और यहाँ पर भी देखते जाओ। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कोल जो है, जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो कोल हमें तीन तरह के, यानी एक कोयले से तीन तरह के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। एक गैशियस प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, दूसरा विस्कस लिक्विड यानी बहुत गाढ़ा लिक्विड मिल रहा होता है, तीसरा सॉलिड लिक्विड, सॉलिड मटेरियल भी मिल रहा होता है। ठीक है, अब ये कैसे मिलता है, हम इस प्रोसेस में करते क्या है। इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम इस प्रोसेस के अंदर कोयले को, यानी या जो जिससे कोयला बनता है वुड को, हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हम उसमें एयर का, जिस कंटेनर में हम ये सारा काम कर रहे होते हैं ना, उसमें हम एयर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखते, यानी उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। हम ये प्रोसेस एयर की गैर मौजूदगी में करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में। एब्सेंस का मतलब होता है कि एयर नहीं होनी चाहिए, एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐसे कंटेनर में काम करना है जहाँ पे एयर बिल्कुल भी ना हो, और उस पर टेम्परेचर रेंज क्या रखनी है, 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमने जो भी वुड कलेक्ट की है ना, जो कोल में कन्वर्ट करनी है, तो उसको हमने ऐसे कंटेनर में रखा जिसका
टेम्परेचर हमने 500 से 1000 तक रखा, और इसके साथ साथ हमने उसमें एयर की बिल्कुल मौजूदगी नहीं रखी, तो क्या होगा, जो हमारा कोल होगा वुड से पीट और फिर पीट से कोल, तो वो जो कोल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा हमें 3 मिक्सचर्स के अंदर, जो मैंने यहाँ बताया, गैशियस मिक्सचर यानी कोल गैस के अंदर, विस्कस लिक्विड यानी गाढ़ा लिक्विड के अंदर जो कि कोल तार होगा, और तीसरा सॉलिड मटेरियल जो क्या कहलाती है, कोक कहलाती है। ठीक है, तो जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं यानी एब्सेंस ऑफ एयर में जब उसको हीट करते हैं ना, तो हमें कोल से 3 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, एक गैशियस, एक सॉलिड और एक लिक्विड फॉर्म में, गाढ़ा लिक्विड। अब इनको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो देखिए जो हमें कोल गैस मिलती है ना, उसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्योंकि हमें कोयले से मिल रही है तो वो कोल गैस कहलाती है। तो कोल गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जाता है। ठीक है, कोल तार क्या होता है वो हमने पढ़ना है 1 बाय 1। इसके अंदर रिच एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही बात कि कोल तार के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो आगे जाके हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं इससे। सॉलिड मटेरियल कोक, अब ये जो कोक है ना, ये कोका कोला वाली कोक नहीं है, कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाती है, पता है आपको, सबसे ज़्यादा प्योर कार्बन हमारा कोक कहलाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। जब दूसरी चीज़ों को हमें बनाना होता है ना, किसी भी चीज़ को बनाना इंडस्ट्रीज़ में, जो हमें प्रोडक्ट्स बनानी होती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज़ करते हैं, कोक को यूज़ करते हैं, स्पेशली आयरन इंडस्ट्री के अंदर और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ वापस आते हैं डिटेल के ऊपर। कोल गैस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसमें फ्यूल के तौर पर हम उसी गैस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्यूल वाली गैसेज होती हैं। ठीक है, यानी जो ईंधन के तौर पर गैस इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोल गैस को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन गैस। इसमें मीथेन गैस होती है, हमें अच्छी तरह पता है जो मीथेन गैस है CH4, वो हम घरों में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्यूल के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं CNG की फॉर्म में। जो CNG होती है ना, वो मीथेन गैस ही बनाई जाती है। ठीक है, तो कोल गैस में मीथेन गैस होती है, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी होती है, और गैसेस का मिक्सचर भी होता है, लेकिन ज़्यादा मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मेजॉरिटी किसकी होती है, रेशो ज़्यादा किसका होता है, मीथेन गैस का और हाइड्रोजन गैस का। तो कोल गैस जो है वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, लेकिन गैशियस हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो वाली गैसेज जो कि एज अ फ्यूल यूज़ होती है, तो इसीलिए कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्या है, कोल तार। अब कोल तार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हमने पहले कहा कि कोल तार में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, कोक, आगे बढ़ते हैं हम कोल तार को। कोक, कोक मैंने आपको बताया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कहाँ यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होती है। कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, खास तौर पर स्टील इंडस्ट्री में और आयरन इंडस्ट्री में, और इसको एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोक को, लाइक स्टील इंडस्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ मैंने एक और चीज़ लिखी है, अमोनिका लिकर। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो एक फोर्थ चीज़ भी हमें मिलती है जो कहलाती है अमोनिकल लिकर्स। अमोनिकल लिकर, जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है, अमोनिया कंटेनिंग लिक्विड। अमोनिया गैस का जो लिक्विड होता है पानी के अंदर, अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, पानी के अंदर जो अमोनिया गैस का सोल्यूशन बन जाता है ना, उसको बोलते हैं अमोनिकल लिकर। तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान हमें ये भी मिल रहा होता है। ठीक है, अब इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में, यानी कि इसको खादें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने के लिए अमोनिकल लिकर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोल तार को आगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था पीछे कि कोल तार क्या है, कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल तार में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो फिर कोल तार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कोल की नेचर के ऊपर, कोयला किस किस्म का है तो उससे उस हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, अब कोल तार से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से तो मुख्तलिफ है। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, देखो फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्से, यानी इसको ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें डिस्टिलेशन तो हो रही है लेकिन वो फ्रैक्शंस में हो रही है। तो हर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर देकर उस हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेटेड। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे इस कंटेनर के अंदर जिसमें हमने कोल तार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है, तो हर फ्रैक्शन का टेम्परेचर भी अलग अलग रखा जाता है। ठीक है,
तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर, उनको साथ साथ ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, कोल कंटेंट्स, अच्छा अब जो कोल तार है ना और जो कोल है, इसमें हमारे पास हमने पहले बोला कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब उन हाइड्रोकार्बन्स में हमारे कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जो कि टिपिकल कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पहले लेक्चर में डिस्कस किया था रिंग कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो रिंग कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना रिंग वाले, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये इसके बारे में फर्दर भी है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे आगे बताती जाऊँगी। यहाँ तक फिलहाल इतना ही। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि जो रिंग वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, खास तौर पे बेंजीन रिंग वाले, ऑन कैलकुलेशन तो कोल तार के अंदर या कोल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, खास तौर पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो अब जब कैलकुलेशन की गई कि हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितने मिलते हैं, तो तकरीबन 100 किलोग्राम अगर कोल तार होता है ना, तो उससे तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम हमें जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो खास पहचान है ना, वो बेंजीन है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे जो है वो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन रिंग वाले होते हैं। ठीक है, ये यानी कि शुरुआत थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, बेंजीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कोल होती है और कोल गैस यानी कोल तार है, वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, उससे हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए डिफरेंट टेम्परेचर्स की रेंज देकर। और इसके अलावा इसमें रिंग वाले हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जिनको जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर हमारे पास 100 किलोग्राम कोल तार है तो उससे तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम हमें बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब लास्ट चीज़ क्या है जो हमारे पास कोल के टॉपिक की है। कोल के जो सोर्सेज हैं ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो कितने हैं? कोल के सोर्सेज जो हमारे पाकिस्तान में हैं, बहुत सारी हैं कोल की, जिसमें हम डिस्टर्टेड डिस्टिलेशन करके हम कोल हासिल करते हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 184 बिलियन टन्स जो है वो कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है और उससे डिफरेंट चीज़ें हासिल की जाती है जो हमने पीछे पढ़ी। और तकरीबन उसमें से 80% जो कोल होता है ना हमारे मुल्क का, उसको इस्तेमाल करते हैं बेक ब्रिक्स के अंदर ईंटें बनाने के लिए, और जो बाकी रह जाता है उसको बाकी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कोल का टॉपिक। ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि इस पूरे टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो तीनों सोर्सेज है ना हमारी, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इस पे इंडिविजुअली पूरा टॉपिक आता है, पूरा क्वेश्चन आता है कि भाई कोल है तो कोल के बारे में बताएं। तो कोल का फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा, कोल क्या है, कैसे बनती है, फिर कोल की क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर कोल से हमें कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कोल, कोल तार एंड कोक, फिर उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये तमाम चीज़ें, और फिर पाकिस्तान में आपकी कोल जो है वो किस हिसाब से मौजूद है। ठीक है, तो तकरीबन आपको कंप्लीट टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी करना है और जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपका अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर हो जाए। तो अगर आपसे कोल के टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन तमाम चीज़ों को भी, इन तमाम पॉइंट्स को लिखिएगा, तब भी आपको इन तमाम पॉइंट्स को लिखें जो कि तमाम मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है,